गिन गिन के सिक्के हाथ मेरा खुरदरा हुआ, जाती रही वो लम्स की नरमी बुरा हुआ। क्या कहने। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे पत, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। हमारे शौक की ये इंतहा थी, कदम रखा कि मंजिल रास्ता थी। मुझे उस मोड़ पर बस एक तुम्हारी ही जरूरत है। मगर ये जिंदगी की खूबसूरत एक हकीकत है कि मेरी राह में जब ऐसा कोई मोड़ आया है तो हर एक मोड़ पर मैंने तुम्हें हमराह पाया है। क्या बात है, वाह। बहुत कम लोग होते हैं जिनके तारुफ में उनका नाम ही बहुत होता है। फिल्म और इल्म की ऐसी ही एक रोशन शख्सियत हैं शायर, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर। हिंदुस्तान की खालिस तहजीब के साथ साथ सिनेमा और साहित्य का एक जिम्मेदार और बड़ा नाम। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजे गए जावेद अख्तर साहब को हाल ही में जब रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया तो उन्हें पूरे एशिया में पहली ऐसी शख्सियत होने का रुतबा हासिल हुआ जिसे इस आलमी अवार्ड से नवाजा गया है। फिल्मी गीत और लेखन के लिए 5 बार नेशनल अवार्ड्स, 20 फिल्म फेयर अवार्ड्स और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जावेद अख्तर साहब के शानदार और यादगार सफर की कहानी खुद बयान करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका जावेद अख्तर साहब, बज़्म खास के इस खास शो एक मुलाकात में। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप ही के शेर से शुरुआत है। जी जी। हमारे शौक की ये इंतहा थी, जी। कदम रखा कि मंजिल रास्ता थी। तो इसी रास्ते से पहला सवाल, शेरो सुखन आपको घर आंगन में मिले लेकिन एक बगावत की शायरी नहीं करनी है। बमुश्किल तमाम यश चोपड़ा जी ने फिल्मों में गीत लिखवाया, तो फिल्मों में गीत का सिलसिला से शुरू हुआ, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में शायरी का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, और वो पहली गज़ल या नज़्म कौन सी थी? शायरी तो ये सही है कि मेरे माहौल में बचपन से ही थी, चारों तरफ थी। मजाज, मैं नानिहाल में पढ़ा तो वहाँ तो मजाज थे, उनसे सुनते थे। उनके सब जो दोस्त आते थे वो भी शायर बड़े बड़े हुआ करते थे। और फिर ये मालूम था कि हमारे वालिद भी शायर हैं। फिर उनके पास जब भी जाते थे या उनसे मिलते थे तो एक वो एटमॉस्फेयर था। फिर खुशकिस्मती से बचपन लखनऊ और अलीगढ़ में कटा, जहाँ वैसे भी शायरी का बोलबाला था, घर से बाहर भी। तो मैं तो जब 10-12 साल का था तो सैकड़ों शेर याद हो गए। 15-16 साल की उम्र में हज़ारों। आज भी मैं दूसरों की शायरी आपको कई घंटे सुना सकता हूँ, यकीनन। तो बल्कि मुझे सर्टिफिकेट एक दिया था डॉक्टर राही ने, अपने एक मजमून में लिखा था कि उनकी ज़िंदगी में डॉक्टर राही मासूम रज़ा के जितने लोगों को वो जानते हैं, जाहिर है सभी को जानते थे, तो सबसे ज़्यादा अशार 2 लोगों को याद हैं, एक सरदार जाफरी को और एक जावेद अख्तर। तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया जी। मुझे मालूम था मैं मिसरा मौजू कर सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि शायरी ज़रिए इज्जत नहीं मुझे जैसा लगता था। एक तो ये भी था कि अब जब बाप दादे शायर हों, मामू यहाँ 11-12 बरस की उम्र में चले गए, तब तक तो थे वो, लेकिन फिर वालिद, तो कुछ ऐसा लगता है कि दुकान तो भाई बाप चला रहा है, अभी हमको क्या ज़रूरत है बातों में पढ़ने की। दोयम ये कि भोपाल में, अब मुझे मालूम नहीं क्या आलम है, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो ये आलम था कि आप ईंट उठाइए तो नीचे से 4 शायर निकलते। तो वो अच्छा, जाहिर है कि ज़्यादातर तो कुछ तो बहुत अच्छे, जैसे ताज साहब हैं, शेरी साहब हैं, कैफ भोपाली, ये अख्तर सईद साहब, ये बहुत ही बड़े शायर, उनको वो मुकाम नहीं मिला जो वो डिज़र्व करते थे। लेकिन कुछ बहुत मामूली शायर भी थे, और वो ज़्यादा, हमेशा मैं समझता हूँ हर एक दौर में हर एक शहर में मामूली शोरा का गलबा ज़्यादा होता है अच्छे शायरों से, तो वहाँ भी वही था। तो वो सब हम मुशायरों में जब सुनते थे, ख़राब शायरी, तो यार ये काम मत करो, काम तो तभी करो जब बहुत अच्छी तरह कर सके। तो कहीं ये खौफ भी था, क्योंकि मालूम था कि अच्छी शायरी क्या है, तो ये ऐसी ठीक ठाक शायरी भाई हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी ये कि कहीं जहन में था कि शायरी तो बड़ों का काम है, हमारे बुजुर्ग करते हैं शायरी। तो ये दोनों जो भरम थे टूटे मेरे लेट 70s में। मेरा जो छोटा भाई था सलमान, जो कि पेशे से डॉक्टर और अब साइको एनालिस्ट है, उसकी किताब आई बड़ी यंग एज में, कूबकू, बहुत अच्छी शायरी थी।
तो एक तो ये लगा कि अरे भाई ये जो ख़ानदानी पेशा था ये तो हाथ से निकल गया, ये तो छोटा भाई ले गया। और अच्छी शायरी। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई परवीन शाकिर से, बम्बई आई हुई थी। क्या बात। तो अब मैंने ये एक दूसरी तरह की शायरा देखी। ऐसे शायर हमने देखे नहीं थे, हमारे शायर तो सब पान खाते हुए बुजुर्ग लोग होते थे। अचानक ये लड़की बेहद जाजिब नज़र, मॉडर्न अंग्रेज़ी बोलती हुई और इतनी अच्छी शायरी करती हुई। हाँ। तो उन्होंने हमसे कहा कि कभी आपको वक्त मिले तो आप आइएगा कराची। तो हमें वक्त मिल गया तो हम गए भी। वहाँ पर बहुत से शायर जो अब तो बुज़ुर्ग हो गए, कुछ एक आध रहे भी नहीं, जमाल एहसानी थे और नसीर तुराबी थे। ये बहुत सारे शायरों से मेरी मुलाकात हुई। ये सब यंग लोग थे 70s में और मॉडर्न थे और इतनी अच्छी शायरी कर रहे थे। तो कहीं वो जहन में जो एक ट्रेडिशनल शायर का तस्वुर था वो टूट फिर गया। मैं लाहौर भी गया, मुझे लाहौर फिल्म इंडस्ट्री ने ख़ास तौर से इनवाइट किया। हालांकि मेरे पास वीज़ा तो सिर्फ कराची का था, लेकिन उन्होंने कहा हम इंतज़ाम करें, आपको बुलाएं। तो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा रिसीव किया मुझे। और वहाँ पर भी अमजद इस्लाम अमजद जैसे वो भी यंग आदमी थे भाई, और उनकी शायरी सुनी। वो खूबसूरत शायर है, वो आज तक खूबसूरत शायरी कर रहे हैं। तो कुछ ये सब लोगों से मिल के मुझे ऐसा लगता है मेरा जहन बदला। और फिर ये जो एक मॉडर्न पोइट हमारे ऊपर आ रहे थे, निदा फाजली और बशीर बदर ये वो, तो इनकी शायरी जो थी वो एक नई वेव आई थी पूरी, जो ये तरक्की पसंद तहरीक के बाद की। तरक्की पसंद तहरीक तो हमारे घर की थी, तो वो तो हमें ऐसा लगता था कि भाई जैसे हमारे नाना की गांव में ज़मीन है वैसे हमारे मामू और बाप की यहाँ शायरी है, तो ऐसा कुछ था। तो अब ठीक है, वो लोग तो करते हैं, वहाँ पर खेती होती है, शायरी होती है। मगर तब कुछ जहन जागा और फिर मेरे वालिद का इंतकाल भी 76 में हो गया। तो शायद कहीं ये हिम्मत मुझे उनके गुजर जाने के बाद भी हुई, ये भी वजह होगी। तो मैंने शायरी कोई 77-78 में शुरू की और मैं छपाता नहीं था, मैं बहुत रख जाते थे आप? हाँ, रख लेता था। तो 2 4 5 लोग जिन्हें मैं सुनाता था, उनमें से इत्तेफाक से यश चोपड़ा साहब भी थे। तो एक दिन वो मेरे पास आ गए, 80 में आए वो, 81 में उनकी पिक्चर आ गई थी, 80 में मुझे आए, कहले भाई तुम मेरे गाने लिख दो। इसलिए वो मेरी नज़्में और गज़लें सुन चुके थे। मैंने बहुत रजिस्ट किया, मैंने कहा नहीं, मेरे लिए अजीब लगेगा, मैं तो स्क्रिप्ट राइटर हूँ, ये अपने लिए करता हूँ, पता नहीं कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, तो मैं छपवाता भी नहीं हूँ। एक बार गड़बड़ में छप गई थी, हमारे बहुत मतलब फैमिली रिलेशन वाली बात है। धर्मवीर भारती जी और पुष्पा जी, ये वो मेरे बड़े थे, तो वो राही साहब हों, कृष्ण जी हों, धर्मवीर भारती जी हों, पुष्पा जी हों, सलमा आपा हों, ये मतलब हमारे बुजुर्ग लोग थे। और बुजुर्ग दोस्ती के अंदाज से कि वो हमारे घर आते थे, हम उनके घर जाते थे, तो रात को लेट नाइट्स भी हुआ होती थी, दुनिया भर की बातें और गप्पे और मजाक और बहसें भी होती थी, वो सब भी होता था। तो कहीं छोटे बड़े भी थे, लेकिन कहीं ये बेतकल्लुफ़ी, ये उन्होंने हमको इजाज़त दी हुई थी कि इतनी बात कर ले। तो पुष्पा जी ने लेके मुझसे गज़लें कुछ और नज़में धर्मवीर भारती जी की, वो जो एडिटर थे धर्मयुग में छप, वो एक हादसा हुआ था बस, उसके आगे पीछे बरसों तक नहीं हुआ। फिर ये तो बहुत बाद में छपी मेरी गज़लें नज़में उर्दू में, बहुत बाद में, ये पहली बार सिर्फ धर्मयुग में आया। तो ये मेरी बिगनिंग थी। जहाँ तक आपने जो शेर कोट किया, मैं उस शेर के बारे में कुछ बात करना चाहूँ। देखिए, ये इंसान जो आगे बढ़ा है और जो बढ़ रहा है, अच्छा जब बढ़ रहे हैं आप तो अच्छे में भी बढ़ रहे हैं, बुरे में भी बढ़ रहे हैं, और यही होगा। ये जो कहते हैं मनफी और मुस्बित, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों साथ बढ़ेंगे, बुराइयां भी बढ़ेंगी, अच्छाइयां भी बढ़ेंगी, और दोनों बढ़ रही हैं। तो वो अगर किसी जगह भी उसको इत्मीनान हो गया था कि मंदिर, जब उसने अपना पहला झोपड़ा बना लिया था पेड़ से उतर के या गुफा से निकल के, उसे खुश हो जाना चाहिए था। जब उसने पहली ईंट ढाल ली थी और मकान बनाया था उस ईंट से, उस दिन खुश हो जाना चाहिए था। जिस दिन बैलगाड़ी का पहिया बना था उस दिन खुश हो जाना चाहिए था। जिस दिन उसने कुत्ते पाल लिए थे और कुत्ते उसके इशारे पे आते जाते थे, उस दिन खुश हो जाना चाहिए। मगर वो खुश नहीं हुआ। जिस मंजिल तक वो पहुंचा वो उसका रास्ता बनी, और यही जिंदा रहने का सबूत है। मैं और आप हों या कौमें हों, मुल्क हो या दुनिया हो, ये तब तक जिंदा है जब तक कि मंजिल पे जब आप कदम रखते हैं तो रास्ता बनती है। क्या बात। अगर
वो रास्ता मंजिल बन गया और ख़त्म हो गई। तो अब आगे क्या जीना है आपको? अब क्या करेंगे आप? सांसें ही लेंगे बस। यकीनन। हाँ, ये हो गया जो ठीक है, मंजिल तो आ गई, इत्मीनान से लेटिए चारपाई पे। तो ये है, ये जुस्तजू जो है, ये है जुस्तजू के खूब से है खूबतर कहाँ। यही जिंदा रहने का, जिंदगी का, मुल्कों की, कौमों की और फर्द की जिंदगी का सबूत ही ये है कि वो खूबतर ढूंढता हुआ मिले आपको। मैं बचपन में खिलौने तोड़ता था, मेरे अंजाम की वो इब्तिदा थी जी तो पूरा बचपन जो है वो नाना नानी के साथ बीता। जी। कोई ऐसा लम्हा आपके याददाश्त के हिस्से में है जिसने आपकी बुनियादी सोच को मजबूत किया हो? मेरे नाना जो थे अपनी डिस्ट्रिक्ट रुदौली के पहले ग्रेजुएट थे, ज़मींदार घराने के थे। ज़मींदारों में नौकरी बहुत ऐब समझी है, लेकिन मेरे नाना ने ये तय किया कि वो नौकरी करेंगे और उन्होंने एक्साइज में वो नौकर हो गए। अच्छा, और उनकी जो बीवी यानी मेरी नानी जो थी, वो अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी और बड़ी लाडली बेटी थी, ऐसा सुनने में आया मुझे। मैंने तो जब उन्हें देखा तो बहुत ज़हीर, सारे सफ़ेद बाल, चेहरे पे झुर्रियाँ, गोरी चिट्टी, खूबसूरत सी थी, कोई दांत नहीं, तो एक बिल्कुल नानी आप? नानी थी। वो इतनी अनपढ़ थी कि वो अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी, और वो खड़ी बोली नहीं बोलती थी, वो सिर्फ अवधी बोलती थी। अवधि मैं गांव में कभी नहीं रहा हूँ, मैं अवधी लिख लेता हूँ, अवधी के गाने कर लेता हूँ, अवधी में डायलॉग लिख लेता हूँ, सिर्फ थैंक्स टू माय ग्रैंडमदर कि उनसे मैंने सुनी है। वो मुझसे बात करती थी अवधी में और बड़ा दिलचस्प लगता था कि हमारी अम्मा जो है वो बैठी हैं ड्राइंग रूम में, या हमारे मामू ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वहाँ अंग्रेजी में दोस्तों से बहस चल रही है और अंदर आए वो अम्मा बैठी हुई पलंग पे छालियाँ काट रही हैं, उनसे अवधी में बात कर, और ये लोग भी सब अवधी फ्लुएंट बोलते थे। तो ये एक अजीब कॉन्ट्रास्ट मैंने बचपन में देखा। तो ये अपने पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में मैंने सिर्फ अपने नाना और नानी को नमाज पढ़ते देखा, और वो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, चाहे सर्दी हो, वहाँ तो बहुत सर्दी होती है, बूढ़ी औरत बीमार हो गई, सर्दी है, तो उसमें भी वो बिस्तर पे लेटे लेटे नमाज पढ़ती थी, लेकिन नमाज पढ़ती। अगर उनको तेज बुखार होता था तो वो एक चीज होती है, तयम्मुम कहते हैं उसे, कि अगर आप पानी से हाथ नहीं धो सकते, वुजू नहीं कर सकते, तो चिकनी मिट्टी पे हाथ लगा के आप ऐसे करिए, तो उससे यूं फेस पे कीजिए, मिट्टी पे हाथ लगा तो वुजू हो गया। वो भी करके मैंने उन्हें देखा नमाज पढ़, और दोनों पढ़ते थे। नाना पढ़े लिखे थे, ये जाहिल थी, लेकिन एक अजीब इनका सिस्टम था कि रोज सुबह कौमी आवाज एक अखबार होता था जो नेशनल हेरल्ड का उर्दू वर्जन। एक आदमी उनकी चारपाई के पास बैठ के, वो पलंग पे बैठी रहती थी, वहीं सोती थी, उसी पे बैठती थी दिन भर, और वहां से वो दिखता था आंगन, और आंगन से दिखता था किचन। तो यहाँ से उनके इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल घर पे यहाँ से रहता था। अच्छा। तो हाँ, और सुपारी काटती रहती, पूरा अखबार जो है वो सुनती थी, कौमी आवाज वो सुनती। उनके 2 बेटे थे, एक तो भाई मजाद इनकलाबी शायर थे, और दूसरे जो उनके छोटे बेटे थे वो कांग्रेस में बहुत यंग एज में गांधी जी के साथ चले गए थे, और उसके बाद गांधी जी ने कुछ दिनों बाद फिर वापस भेजा कि तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आओ। फिर वो वापस आए, फिर वो एजुकेशन कंप्लीट करके, ही वाज अ ग्रेट डिबेटर। के अब्बास ने अपने मेमोइर्स में बहुत उनका जिक्र किया है। करंजिया ने, आर के करंजिया, ब्लिट्स वाले उन्होंने अपने मेमोइर्स में बहुत लिखा, बिकॉज वो बाद में बॉम्बे क्रॉनिकल के जर्नलिस्ट भी हो गए थे वहां पर। तो वो फ्रीडम मूवमेंट में थे, बहुत बार जेल गए और जेलों में रहे। 14 अगस्त को कलकत्ता जेल से छोड़े गए। तो उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उस मूवमेंट के बारे में, 2 किताबें हैं उनकी, तो उसमें एक में उन्होंने लिखा कि मैं तो भाई बड़ा पढ़ा लिखा था, मगर वो मेरी जो जाहिल बात थी, जो सिर्फ उर्दू का अखबार सुबह सुबह करती थी, उसके पास शायद पॉलिटिक्स की सेंसिबिलिटी मुझसे ज्यादा। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि ये तुम जो हो नेताजी के साथ जाते हो हर जगह, और तुम नेताजी के पीछे हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी के पीछे जाओ, वो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। पहले मैंने मानी नहीं उनकी बात, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि भाई मेरी माँ में ज्यादा पॉलिटिकल सेंस था। तो इनका एक किस्सा है जो मुझे याद है, और वो ये है कि मेरे नाना ने मुझे कहा कि बेटा ये एक आयत है कुरान की, शरीफ की, ये तुम अगर याद कर लो ज़बानी
और मेरा हाफजा उन्हें मालूम था कि मैं शायरी इतने बचपन में याद कर लेता हूँ, तो मैं तुम्हें 98 दूंगा। 98 का मतलब 50 नए पैसे 50 आज की जबान में है। नहीं, बहुत से लोग आज जो सुन रहे होंगे उन्हें 98 नहीं मालूम होगी। तो मैंने कहा ठीक है, 98 तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मैंने रट ली और उन्हें सुनाई परफेक्ट, तो उन्होंने मुझे 98 दे दी। मेरी नानी देख रही बैठी। ओहो। तो ये क्या था, नानी पलंग पे बैठी रहती थी और इनकी एक दरवाजे के दूसरी तरफ एक लंबी सी आराम कुर्सी थी, वो इस पे बैठे रहते। अच्छा। मैंने दोनों को कभी साथ बैठे नहीं देखा। एक आध तस्वीर जो उनकी ली गई उसमें वो साथ बैठे, वरना वो उस कुर्सी पे बैठे होते थे, इस पलंग पे बैठे। तो जब ये दूसरी आयत मुझे दे रहे थे तो मेरी नानी बिफर गई। अच्छा। हाँ, और कौन औरत जो जाहिल है, कौन औरत जो 5 वक्त नमाज पढ़ती है हर हालत में, वो पहली नाराज हो गई। हाँ, कि इसकी माँ मर गई है इसलिए ये हमारे घर में है, और इसका बाप जो है वो बंबई में है कहीं, और वो भी अंडरग्राउंड है, वो वारंट है, इसलिए बच्चा यहाँ है। अगर ये अपने माँ बाप के साथ होता, ये माँ बाप इसे ये सिखाते? इसकी माँ जिंदा होती, इसकी माँ इसे सिखाती? नहीं सिखाती। तो हमको कोई राइट नहीं है इसको ये सिखाने। क्या बात है। आप जरा सोचिए, उस वक्त तो मुझे लगा मेरी अगली 98 का नुकसान हो गया, लेकिन बरसों के बाद जब मैंने इस वाकये को याद किया तो मुझे हैरत हो गई कि इस एक गांव से आई हुई अवधी बोलती हुई गंवार औरत जो अपना नाम नहीं लिख सकती है, उसमें ये ऑब्जेक्टिविटी, ये सेंसिबिलिटी, ये फराख दिली, ये सोच कहां से आ गई? क्या बात है। ये मैं किस्सा कभी भूल नहीं सकता। जावेद साहब, एक तरफ जानिसार अख्तर साहब का आज़म और दूसरी तरफ कैफी आज़मी साहब की करीबी, फिल्म और इल्म की इन दो बड़ी शख्सियत के बीच उस वक्त अपना रास्ता बनाना आपके लिए आसान था या मुश्किल? कोई मुझे, एक तो खैर कैफी साहब तो मेरी जिंदगी में इस तरह से बहुत बाद में आए, तब तो बहुत जमाना गुजर चुका था। लेकिन जहां तक बाप का ताल्लुक है, एक तो मैं जिंदगी में कभी रहा नहीं उनके साथ। बचपन में शायद 3-4 साल की उम्र में कुछ दिनों रहा था भोपाल में, मगर उसके अलावा कभी रहा नहीं। दूसरे, ये मुझे मालूम था कभी मेरे बाप जो है एक अहम शायर है वगैरह वगैरह, और मामू भी है, और मेरे दादा भी थे, ये सब मुझे पता है। लेकिन इस बात का रोब मुझ पर कभी रहा ही नहीं। और मैं लोगों की इज्जत करता हूँ, उनके अच्छे काम की इज्जत करता हूँ, लेकिन उनकी शख्सियत में से मैं मरूब हो जाऊं, ये मुझे होता नहीं। किसी से भी, वो चाहे बड़े कोई शायर हों, बड़े अदीब हों, बड़े अदाकार हों, बड़े फिल्मकार हों, जो भी हो। मैं जब यहाँ आया था तो मैं क्या था, मैं तो मुंबई में आके पहली नौकरी 50 रुपये महीना की थी, दूसरी नौकरी 100 रुपये महीना की थी, तीसरी नौकरी 175 रुपये महीना की थी। शुरू के 5 साल में तो मैंने 200 रुपये का भी नहीं देखे महीने के, 5 साल तक। तो सभी बड़े लोग थे मुझसे, मगर मैं इम्प्रेस किसी से नहीं होता। उसकी जो खूबी है वो सीखो, उसमें जो बड़ी बात है उसकी इज्जत करो, उसमें जो अच्छी बात। लेकिन ये कि वो देवता मान लेना किसी को, ये गलत काम है। और उसमें कमियां भी होंगी, खूबियां भी होंगी। जो खूबी है सीख लो और इज्जत करो, उसकी तारीफ करो, अच्छे काम की एहतराम करो, सीखो उससे, इतना काफी है। आपकी गुफ्तगू से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है तो मन तो नहीं हो रहा कि इसे रोका जाए, लेकिन आपसे कुछ सुनने का भी मन है। चलिए कुछ सुना देते हैं आपको। ये है गजल, अभी कुछ ही दिन पहले लिखी, मैंने वो कहीं सुना ही नहीं। इनायत। मुझे है जिसकी तलाश वो क्या है, मुझको भी ये कहाँ खबर है। मुझे है जिसकी तलाश वो क्या है, मुझको भी ये कहाँ खबर है। कहीं कदम है, कहीं ख्याल, और कहीं तवज्जो, कहीं नजर है। क्या बात है। हर एक कदम मुझको जिंदगी एक नया दोराहा दिखा रही है। हर एक कदम मैं ठिठक रहा हूँ कि जाना आखिर मुझे किधर है। कहीं जड़ें हैं, कहीं ये शाखें, कहीं ये फल है, कहीं ये पत्ते। कहीं जड़ें हैं, कहीं जड़ें हैं, कहीं ये शाखें, कहीं ये फल हैं, कहीं ये पत्ते। तुम्हारे बागों में ये बताओ, कहीं मुकम्मल कोई शजर है। क्या बात। मैं बेघर आवारा, तुम मेरे हम सफर पर इतना सा फर्क तो। आहा। मैं बेघर आवारा, तुम मेरे हम सफर पर इतना सा फर्क तो है। तुम ऊब सकते हो, लौट सकते हो, खैर से एक तुम्हारा घर है। क्या बात है। कोई तो है मेरी जान से लिपटा, कोई तो ख्वाबों में जागता है। वाह।
कोई तो है मेरी जान से लिपटा, कोई तो ख्वाबों में कोई जाग- तो ख्वाबों में जागता है। मैं लाख कह दूं कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई मगर है। मुझे है जिसकी तलाश, वो क्या है मुझको ये कहाँ खबर है। क्या बात है। अच्छा देखिए, ये वैसे बड़े पामाल और फरसूदा काफिये हैं, जी लेकिन मैंने हिम्मत की कि अच्छा लेते तो यही है मगर उनका इस्तेमाल जरा कुछ अलग करें। अलग करते हैं। हाँ, किसको लगता है ये दुनिया का झमेला अच्छा, किसको लगता है ये दुनिया का किसको झमेला लगता है ये दुनिया का झमेला अच्छा। अच्छा। खुश जो हम लगते हैं तो समझो के झेला अच्छा, खुश जो हम लगते हैं तो समझो के झेला अच्छा। ये तसन्नो, ये खुशामद या ना ये रंजिश, यही महफिल है तो यारो मैं अकेला अच्छा। क्या बात है, वाह। इश्क है खेल तो फिर हार भी है जीत भी है, वाह। इश्क है खेल तो फिर हार भी है जीत भी है। गरचा दिल हार गया है पर ये खेला अच्छा, ओहो हो, क्या कहने। गरचा दिल हार गया है पर ये खेला अच्छा। ये खेला अच्छा। जो सुकून देखे है एक झील का ठहरा पानी, जो सुकून देखे है एक झील का ठहरा पानी, तो जुनू मांगे है एक पानी का रेला अच्छा। क्या कहने, क्या तो कहने। जुनू मांगे है एक पानी का रेला अच्छा। रास्ता खोया तुम्हें खोया अकेले भटके, रास्ता खोया तुम्हें खोया तुम्हें खोया अकेले भटके। हम तो ये सुन के गए थे कि है मेला अच्छा। क्या बात है। हर घर में दीवारों से दरवाजे कम है, हर घर में दीवारों से दरवाजे कम हैं। बात यह है यहाँ सबके अपने अपने गम। क्या बात है, वाह। शाम को कुछ लोग आए थे वक्त अच्छा गुजरा, शाम को कुछ लोग आए थे वक्त अच्छा गुजरा। वो तो गए अब फिर वही घर है, फिर वही हम है। क्या बात। यादें भी दो धारी तलवारें होती हैं, यादें भी दो धारी तलवारें होती हैं। यही सहारा बनती हैं और यही सितम। क्या कहने, वाह। यादें भी दो धारी तलवारें होती हैं यही सहारा बनती हैं और यही सितम है। चेहरा चेहरा उतर रही हैं सारी नकाबें, बारी बारी टूट रहे हैं जितने भर। वाह वाह वाह। आपसे सवाल पूछते हुए सवाल बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। आपके शेर अपने आप में सवाल होते हैं। जी, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। क्यों। जिन रास्तों पे बहुत से लोग गए हैं तो उन रास्तों में जो कुछ मिल सकता था वो मिल गया होगा, जो जवाब मिल सकते थे वो जवाब मिल गए होंगे, और जो खजाने दरियाफ्त हो सकते थे हो चुके होंगे। जिन रास्तों पे कोई नहीं गया है, नई बात, नई कोई इल्मियत, नया कोई इंकिशाफ, नई कोई दौलत तो उन्हीं रास्तों पे मिल सकती है, इस पे अभी तक लोग गए नहीं। जहाँ सब चले गए हैं वहाँ अब क्या बचा, हो तो सब उन्होंने देख लिया, हासिल कर लिया जी। और वो हमें बता देंगे आके। अब हमें जाने की जरूरत नहीं वहाँ। मुझे शरफ हासिल हुआ आपके साथ 1-1.5 महीने अमेरिका रहने का। वहाँ आपने एक बड़ी बात कही मुझसे कि जब दोनों तरफ के लोग मुझे भला बुरा कहना बंद कर देंगे तो मैं समझूंगा कुछ तो गड़बड़ मुझ में नहीं शुरू नहीं, हो एक गई। तरफ के लोग ने भी बंद कर दिया, दोनों जी। अगर बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तो शुक्र कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि यही सब लोग हैं जिनके साथ रहना है, नहीं तो नहीं, क्यों इनको ये लोगों नहीं है जिनके साथ रहना। ये क्या होता है कि हर कम्युनिटी में और हर मुल्क में और हर समाज में और हर ग्रुप में, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे हो, ज़बान की बुनियाद पे हो, कौमियत की बुनियाद पे हो, जो भी हो, वहाँ जो आम इंसान है दुनिया के हर कोने में, आम इंसान भला आदमी है, उसे किसी मुसीबत में पड़ना नहीं है, वो सीधी सादी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। बच्चे उसके हैं, उन्हें अच्छी तरतीब, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत देना चाहता है, उनको महफूज रखना चाहता है मुसीबतों से। अपनी अगर उसकी बीवी है या उसका हस्बैंड है, इसलिए कि इंसान से मतलब सिर्फ मर्द नहीं है, औरत भी है, तो वो अपने शरीक हयात को खुश देखना चाहता है वगैरह वगैरह, और चाहता है कि उसके बच्चे जो भी ज़िंदगी में उसे सहूलतें मिली थी उससे ज़्यादा सहूलतें उसके बच्चों को मिल जाए। ये एक आम इंसान की ख्वाहिश है और ज़िंदगी है। ज़िंदगी है। और ये ख्वाहिश उसकी तभी पूरी हो सकती है जब समाज में, माशरे में अमन व अमान हो, मुल्क में अमन व अमान। यकीनन। इसलिए कि जब हालात अच्छे होंगे तो समाज माशी तौर पे ऊपर आएगा और लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। इस
हर फिरके में, हर कम्युनिटी में, हर ग्रुप ऑफ पीपल में एक छोटी सी तादाद होती है उन लोगों की जिनकी ग़िज़ा नफ़रत है, जिनकी सांस में जहर है। वो अलग तरह के होते हैं। उनका वजूद तब तक है जब तक नफ़रत का कारोबार है। उनका वजूद तब तक है जब तक समाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। अगर सब हार्मनी हो जाती है और सब ठीक चल रहा है तो उनकी औकात ही नहीं बचेगी। यानी इनका इंटरेस्ट, इनका फ़ायदा और आम इंसान का फ़ायदा एक नहीं है। आम इंसान को अमन से फ़ायदा है, इन लोगों को झगड़े से फ़ायदा, झगड़े से फायदा है, नफरत जंग से फ़ायदा है, नफ़रत से फ़ायदा। इस ख्याल में कभी मत रहिए कि ये लोग बहुत हैं, ये बहुत कम है। मगर ये लोग ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, ये शोर करते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत है। ये बहुत नहीं है। किसी भी मुल्क में ऐसे लोग बहुत नहीं होते, इसलिए कि आम आदमी जंग नहीं चाहता, आम आदमी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि कर्फ्यू हो, वो नहीं चाहता कि लोगों के घर जले। वो हिफाजत से रहना चाहता है खुद, और अपने बच्चों की अच्छी ज़िंदगी चाहता है, और कहता है मेरे पड़ोसियों से मेरे ताल्लुकात ठीक ही हो तो अच्छा है। ये चाहता। वो कैसे चाहेगा कि झगड़ा हो? वो क्यों चाहेगा कि फसाद हो और कत्लो गारत हो? वो नहीं चाहेगा और नहीं चाहता है। ये लोग जो छोटे से तबका है हर कम्युनिटी, ये जाहिर करता है हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम ये जो सब खामोश बैठे हैं, इनके नुमाइंदे हम हैं। वो खामोश इन्हीं के डर से बैठा हुआ है कि यार ये हुंडे हैं, कहीं मेरे घर ना आ जाए, तो बेचारा चुप बैठा। उसके चुप बैठने को ये बताते, देखा ये हमारे साथ, उनके साथ नहीं है, नहीं है। ये ख्याल ही गलत है। मैं तो खुल्लम खुल्ला, चाहे वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट हो, हिंदू शिद्दत पसंद या मुसलमान शिद्दत पसंद, मैं खुल के उनके बारे में बोलता हूँ। मैं तो सब जगह जाता हूँ, लोग तो बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, सारे के सारे, इसलिए कि उनको ये मालूम है कि इसकी नीयत सही है। ये ऐसा नहीं है कि इधर बोलता है उधर नहीं बोलता है, उधर बोलता है इधर नहीं बोलता। तो अगर आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं और सच्चाई से बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिविटी के साथ बात कर रहे हैं, उसमें आप में तेरा मेरा नहीं चाहिए, मेरा तेरा कोई नहीं है, मेरे तो सब हैं, मेरे लिए सब बराबर है भाई, इसलिए मेरा सबसे बराबर का रिश्ता है। तो क्यों उन्हें शिकायत होगी मुझसे? ये लोग जो हैं ये कुछ भी बकवास करते रहे, इनकी हम परवाह नहीं करते रहे। थ्रेट करेंगे हमको। थ्रेट करने का मतलब ये कि आम आदमी इनके साथ नहीं है। अगर आम आदमी इनके साथ हो तो इन्हें मुझे धमकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आम आदमी रिजेक्ट कर देगा मुझे। मैं यहीं एक सवाल थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूं कि आप ये जो खामोश लोग हैं, ये खामोश लोग जो थोड़े से लोगों के दबाव में हैं, क्या ये आप जैसे जो फिक्री शख्सियत है उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे? आपको क्या लगता है? मैं एक बात बताऊं, अकेले में एक आम आदमी से बात करो, निहायत माकूल बातें करता है, भली बात करता है जी। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पब्लिकली ये बात कहे, खुल के कहे। इसलिए कि हमारा निज़ाम ऐसा है कि सिक्योरिटी आदमी की है नहीं। या तो उसे गारंटी हो कि साहब मैं कुछ भी कह दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और अगर मैं सही चल रहा हूँ, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई चोरी डाका नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी हिफाजत होगी। ये उसमें यकीन नहीं है। उसे लगता है कि मैं बोल दूंगा और फिर सब मेरी तरफ से मुंह फेर लेंगे, और ये जब आएंगे लोग तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अक्सर लोग बोलते हैं साहब आपके यहाँ ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं और ये वो कुछ बोलते नहीं। कैसे बोलेंगे वो? जब उन्होंने ज़रा सा मुंह खोला, उनके थिएटर पे जाके पत्थर पड़ गए, उनकी पिक्चरें कई स्टेट्स में रिलीज़ नहीं हुई, तो किसी ने मदद नहीं की उनकी, हुकूमत ने मदद नहीं की उनकी। और आज तो देखिए बहुत से लोग ये महसूस करते हैं, गलत या सही, कि हमने कुछ बोला तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमको। हो सकता है गलत खौफ हो उन्हें, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो भाई अब तक जो सोचा वो बोला, मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। मैं ये कहूँ कि मेरे ऊपर रेड हो गई थी और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मेरे घर पे गुंडों ने, धमकियाँ आती हैं। अब पुलिस भी मेरे घर पे बैठी रहती है, अक्सर पुलिस की जीप भी साथ चलती है, सब भी होता है। मैंने तो पुलिस नहीं मंगाई, महाराष्ट्र पुलिस खुद ये कई बार मेरे पास, एक बार नहीं है कई बार आई। तो उनको लगता है कि देयर इज अ थ्रेट परसेप्शन, डेंजर है, तो वो खुद ही भेज देते हैं अपना आदमी।
जी। तो मैं घर आता हूँ वापस, तो मालूम पुलिस वाले बैठे होंगे, अरे भाई आप कहते नहीं साहब, हमारे साहब ने कहा है कि अभी रहो वहाँ। बहरहाल मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि एक आम हिंदुस्तानी जो है वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो वायलेंस और तशद्दुद और हिंसा को पसंद करता नहीं करता, गलत बात। वो अपने पड़ोसी से नफरत करना चाहता है, नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि शहर में हंगामे हो, दुकानें जले, लोग मारे जाए, नहीं चाहता, गलत बात। वो चाहता है शहर खुला रहे, दुकानें खुली रहे, स्कूल खुले रहे, बच्चे हंसते रहे, मैदानों में खेलते हों। कोई थोड़ी चाहते हैं कि बच्चे को घर में छुपा के रखना पड़े, कोई नहीं चाहता। ये तो कुछ लोग हैं जैसे हालात क्रिएट करते हैं, उनका धंधा है वो। आपके अजीज डॉक्टर अब्दुल्ला ने एक फरमाइश वॉशिंगटन से भेजी है। फरमाइए साहब। वॉशिंगटन से जो फरमाइश आती है वो हम लोग कभी नहीं टालते, तो आप जरूर बताइए क्या है। या तो दुआ और या आंसू, नज्म। मैं आंसू सुनाता हूँ तो जैसा भी है। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का? यह आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का? ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो कि किसी की दिल दोस्त दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूं, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? क्या बात है। ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। वाह। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल है और कुछ नहीं है। वाह। जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल। ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। क्या कहने। वाह। तो करता फिर किस पे नाज आंसू, कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू, न मौत पर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, झिझक गया था। क्या बात। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा। वाह। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। क्या बात है। वाह। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया है। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। एक संजीदा नज्म या गजल कहने में और या फिर एक पॉपुलर फिल्म को मद्देनजर रख के गाना लिखने में कभी कोई टकराव महसूस करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता। और देखिए, एक तरफ तो फिल्मी गाना जो है वो हमारी कमर्शियल राइटिंग होती है, जिसपे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एडवांस पैसे लिए हैं। उन लोगों के भी अपने मसाइल हैं, उनकी डेट्स होती हैं कि तब ये गाना शूट होना है, तो फिर वो एक स्टूडियो बुक करते हैं और उनको सिंगर्स मसरूफ हैं तो उन्हें सिंगर्स की डेट लेनी होती है और म्यूजिशियंस को बुलाना होता है। तो हमें तय हो गया कि भाई ये 8 तारीख को इस महीने की ये गाना रिकॉर्ड हो। अब हम जो है कि ऊपर से कोई आवाज आएगी या रात को सोते में ख्वाब में कोई मिसरे आ जाएंगे, इसका वक्त नहीं है। ये तो हमें 6 तारीख या 7 तारीख तक म्यूजिक डायरेक्टर को दे देना है, वो डेट फिक्स है। जैसे सहाफ़ी को मालूम होता है कि खबर कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी जबरदस्त हो, मुझे 6 बजे से पहले प्रेस में दे देनी है, तो वैसे ही ये जो कमर्शियल राइटर होते हैं उनको वो अपना जो टाइम लाइन है और जो डेड लाइन है उसका एहतराम होता है उनके अंदर, वो उनके लाशूर में उतर गया होता। तो भाई टाइम से पहले आदमी का दिमाग भी चल जाता है और उसको ख्याल भी आ जाता है और वो लिख भी लेता है। दूसरी तरफ मेरा शायरी का एक किस्सा है कि जो मेरी पहला मजमुआ था, दूसरा मजमुआ, उसमें 12 या 13 साल का फर्क है। और अब जो 2003 में रिलीज हुआ था शायद, अब उसको लावा को जो मेरा दूसरा मजमुआ, तो समझिए आप 9 साल तो हो गए। 9 साल हो गए। और मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल और लगेंगे।
तो उसकी वजह यह है कि मैं ये शायरी तब करता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात जहन में आई है जो लिखी नहीं गई, वो चाहे आंसू हो या मेरी दुआ हो या वक्त हो या अंधेरे का समंदर हो या कोई भी नज्म मेरी हो, अपने आरज़ू के मुसाफिर हो। तो मुझे जब ध्यान में ये बात आती है कि ये बात उर्दू शायरी में नज्म में किसी ने कही नहीं है, तो मैं लिखता हूँ। और अगर मुझे लगे कि ये तो कह दिया है और कई बार कहा गया है, तो फिर मैं उसे नहीं लिखता। उसमें क्या ज़रूरत है लिखने की। और ये जहाँ तक ये कमर्शियल काम है, ये अपना अलग है। वो मैं तभी लिखता हूँ जब मेरे जहन में ख्याल आए और वो ख्याल मेरे पीछे पड़ जाए कि लिख, नज्म करना ही है। हाँ, वो करना ही है, तब मैं लिखता हूँ। मगर कभी कभी जोर लगा के मैं नहीं लिखता कि यार ये गजल लिखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, तभी बहुत कम होता है। वक्त का जिक्र हुआ है, वक्त सुनना चाहता हूँ, मेरी भी पसंदीदा नज्मों में है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, तब कहाँ था, कहीं तो होगा। आहा, गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है, ये वाकई, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हो कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, वाह, सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं। क्या बात, अभी यहाँ है, अभी वहां है और अब है उछल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। वाह। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी शब्द जा रहे हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी शब्द जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो। क्या कहने हैं, वाह। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा ना गुज़िश्ता, जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या ये मुमकिन है सच्चे हो के सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है। क्या कहने, वक्त क्या है। वाह। पद्म भूषण जावेद अख्तर साहब को अभी हाल में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से नवाजा गया, जो किसी भी एशियन को मिलने वाला पहला एजाज था। आप जैसे क्रिएटिव शख्स के लिए इस तरह के जो आला अवार्ड्स हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं? कुछ अवार्ड्स तो अहमियत रखते हैं, कम से कम उस वक्त बहुत मसरत तो होती है और बहुत फख्र का एहसास होता है। नहीं ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। जैसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, खैर देखिए हमारे पद्म भूषण या पद्मश्री वो तो एक अलग बात है, वो तो नेशनल प्राइड की बात है कि हमारे मुल्क ने, हमारे राष्ट्रपति ने हमको ये ऑनर दिया, वो तो हर चीज से ऊपर है। लेकिन मैं दूसरे अवार्ड्स की बात करूं कि जिनके बारे में मुझे बहुत से फिल्म पे, लिरिक पे, स्क्रिप्ट पे, गानों पे बहुत अवार्ड मिले हैं और मैं हर बार मुतशक्किर ही हुआ हूँ। अच्छा लगता है अवार्ड आपको मिले कि आपके काम को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन मैं उनका जिक्र करूंगा कि जो अलग से कहीं से आए हैं। मसलन जैसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, जो कि जैसा आपने फरमाया कि एशिया में पहली बार किसी को, हिंदुस्तान में आज तक किसी को नहीं मिला, एशिया में पहली बार। जी। तो वो है कि आपकी रैशनैलिटी पे, तहव्वुम परस्ती से, ऐसे बोसीदा और तक़यानूसी ख्यालात और यकीन जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है और जस्टिफिकेशन नहीं है, उनसे आप इनकार करें, तो एक रैशनल एटीट्यूड हो आपकी लाइफ में, वो उसमें दिया जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं लोग हकीकत को हकीकत समझूं और वो कहानियाँ जो उन लोगों ने बनाई हैं
जो बेचारे ये भी नहीं जानते थे कि ज़मीन चपटी है कि गोल है, सूरज ज़मीन के चारों तरफ घूम रहा है या ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूम रही। उनकी बताई बातें आप साइंस की रोशनी में देखिए, ठीक लगे तो मान लीजिए, लेकिन मन्ना सदकना आप नहीं मान सकते हैं। और मन्नोअन हर बात को तस्लीम कर लें इसलिए कि बड़ों ने बताई है, तो वो ठीक नहीं है। वो एक शादी 700 साल पहले का शायर फारसी का था, उसने लिखा है कि हर कस के शुद्ध साहब नजर दीन है बुजुर्गा खुश नकर, कि जो मैन ऑफ साइट है, साहिब नजर है, उसने अपने बुजुर्गों के दीन को कभी खुश नहीं किया। क्या बात है। इसलिए कि वो नई बात सोचेगा, कोई नई बात देखेगा, नई बात जानेगा। तो वो अवार्ड जो है मुझे, मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस रहा जब मुझे मिला, और बहुत मुझे फख्र हुआ उस पर। एक और अवार्ड है जो बड़ा अनयूजुअल है। हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं आप गिन भी नहीं सकते, लेकिन कुछ मंदिर हैं जिनका बहुत ज्यादा एहतराम है, जिनकी महिमा बहुत ज्यादा है। आप वो गिनेंगे तो शायद 50 भी ना हो, जो आला दर्जे के ऐसे हैं कि जिन पे हर आदमी कहेगा कि भाई ये तो। उन्हीं में से एक है संकट मोचन मंदिर, बनारस का। वाह। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम और बहुत पुराना मंदिर। उसके बारे में एक तुलसी घाट भी इस मंदिर के ही ट्रस्ट में है, और ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी मंदिर के कंपाउंड में बैठ के रामायण, रामचरितमानस के बहुत से चैप्टर लिखे हैं। और वहाँ जो तुलसी घाट पे जो इनके महंत की हवेली वहाँ है, उसमें तुलसीदास जी के कुछ रिलिक्स भी रखे हुए, वो आप देख सकते हैं। तो उस मंदिर में, अच्छा, और जो उसके महंत बड़े अनयूजुअल आदमी है साहब। महंत से आप एक होते हैं कि भाई एक आदमी है जो सिर्फ वो जानता होगा, अपना ग्रंथ जानता होगा, और जो है वो पढ़ देगा श्लोक, और उन्हें सब मालूम है। लेकिन उसके साथ ये जो भी महंत हैं, इनके फादर पीएचडी थे फिजिक्स में और आईआईटी में पढ़ाते थे। ओहो। और बहुत काबिल आदमी थे। अभी जो हैं वो भी निहायत पढ़े लिखे आदमी आईआईटी में पढ़ाते और महंत थे बड़े मंदिर के। क्या बात। बहुत बड़े आदमी। और वो क्या लोग, मैं आपको बता नहीं सकता। जब यहाँ पर उसमें किसी ने बम लगा दिया था कि अंदर बम फट गए थे, तो हंगामा हो गया पूरे मुल्क में और बड़ा टेंशन हो गया कम्युनिटी। उस वक्त जो थे ये जो महंत थे, जो अभी हैं इनके फादर, उन्होंने हर चीज को कंट्रोल किया, किसी तरह के पॉलिटिशियंस को उधर आने नहीं दिया, शहर में एकता पैदा की। और मैं तब गया था जब ये सब हो रहा था, तो वहाँ संकट मोचन मंदिर, और उनसे जाके मिला। फिर उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिखाया। उसके बरस गुजर गए, वो हमने बम्बई भी उन्हें बुलाया था, बॉम्बे में उन्होंने स्पीच वगैरह भी की, बहुत अच्छा हमने जलसा किया था उनका, बहुत अच्छा बोले वो। उसके बहुत बरसों बाद जब उनके बेटे महंत हो गए, तो उन्होंने मुझे एक इनविटेशन भेजा कि हम आपको अपने मंदिर बुलाना चाहते हैं, और आपको एक ऑनर जो हमने कभी किसी को दिया नहीं है, ये कोई एनुअल अवार्ड नहीं है जो हम हर साल किसी को देते हो, ये हम आपको देना चाहते हैं, शांति दूत। क्या बात है। और उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां गया, वहां मंदिर में इनसाइड द टेम्पल उन्होंने मुझे बोलने को कहा। वहां मैं खड़े होके स्पीच दी मैंने, और उनके ही कर कमलों से मुझे वो सम्मान मिला। वो ट्रॉफी दी उन्होंने, शांति दूत की, संकट मोचन मंदिर से। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साहित्य अकेडमी का अवार्ड जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हमारे देश की अकेडमी है वो, जो सारी लैंग्वेजेस को देखती है और सारी लैंग्वेजेस के बारे में जानती है। अगर वो आपको ऑनर करे, आपको अवार्ड दे, वो कहे कि भाई इस साल हम ये तुम्हें दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात। तो फिल्म के तो इतने अवार्ड मिले हैं। और मुझे याद है कि मैंने जिंदगी में जब पहली बार फिल्म फेयर की ट्रॉफी देखी थी, मीना कुमारी जी की थी, तो मैं कमाल साहब क्या काम करता, तो रह गई थी वहाँ, तो मैं ट्रॉली जो छुई मैंने पहली फिल्म की ट्रॉफी, वो मीना जी की थी। तो मैं मिरर के सामने खड़े होकर हाथ हिलाता था कि कभी मुझे भी मिलेगी। बहरहाल वो मिली। तो ये बहरहाल ये जो बाहर वालों ने, ये तो हमारे घर के लोग हैं, वो फिल्म के लोग तो हमारे अपने हैं, तो उन्होंने प्यार दिया या इज्जत दी तो अच्छी बात है, खुशी है। लेकिन अब ये जो बाहर से आती है ऐसी बात, तो जरा मायने रखती है, ज्यादा मायने रखती है। फिल्म की बात चली, आपने फिल्म में जो ट्रेंड सेट किए वो अब फिल्मों में मिसिंग है। वैसी राइटिंग भी अब नहीं है कि जिसके डायलॉग जो है वो लोग थिएटर से निकलने के बाद रटते थे।
तो आज की राइटिंग और आज का ये जो ट्रेंड सेट है फिल्मों का खास तौर से, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी दौर में किसी भी वक्त में ज़्यादातर फिल्में बहुत ख़राब बनती हैं, कुछ फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं। होता ये है, वक्त गुजर जाता है, वक्त की चलनी से ख़राब फिल्में निकल जाती हैं और वो ऊपर रह जाती है 4, 6, 8, 10, 12 अच्छी फिल्में। और आप सोचते हैं इन फिल्मों का दौर था। हकीकत यह है कि इन फिल्मों के साथ बेपनाह निहायत बुरी फिल्में भी बन रही थी, जिन्हें आप भूल चुके हैं, जिन्हें हम और वो भूलने के काबिल थी। आज भी यही है। आज ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही, आज भी बन रही है, बहुत खराब फिल्में भी बन रही है, बहुत अच्छी फिल्में भी बन रही है, और कमाल का काम है। जहां तक डायलॉग का ताल्लुक है, डायलॉग देखिए का इतिहास क्या है। हमारे पास डायलॉग जो है वो आया थिएटर से। अब जब आप सोहराब मोदी जी की फिल्में देखेंगे, जहां तुम्हारा खून खून है हमारा खून पानी, जब यहां से चले थे हम, डायलॉग कम होते गए और ज्यादा रियल होते गए। जो हमारा जमाना था, हमने भी तुम्हारा खून खून है हमारा खून पानी नहीं लिखा, कुछ और लिखा, जो कि वो चलो मगर ड्रामेटिक था। अब क्या हो गया कि फिल्म के डायलॉग रेटोरिक खत्म हो रहा है, ड्रामेटिक डायलॉग बहुत रियलिटी के करीब आ गई है लैंग्वेज बिल्कुल एकदम आम बोलचाल पे आम बोलचाल आ गई। और इतने अच्छे डायलॉग मुझे फिल्मों में मिलते हैं, वो मामूली डायलॉग नहीं है। मतलब अब ये जो राम प्रसाद की 13वीं है, अब वो देखिए पिक्चर, उसमें पूरी एक तहजीब एक फिल्म के अंदर समेट दी है डायरेक्टर ने और राइटर ने। और वो जो जबान है, एक वर्ड आपको झूठा नहीं लगता, वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल वो बातचीत हो रही है, वो बातचीत हो रही है सचमुच की है। तो ये कमाल का डायलॉग है ना भाई। अब ये वर्च्यू है, ये खूबी नहीं है कि आप बाहर निकल के आप उसे दो रहा है, आपको लगे ये जिंदा इंसान बोल रहा है, ये जिंदा शब्द है, ये कहीं से इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, ये रियल बातचीत हो रही। उड़ान एक पिक्चर थी, उसमें आप डायलॉग देखिए। ये अभी पिक्चर, ये लड़का है विजय, जिसने डायलॉग लिखी है, इसमें लिखे हैं गली बॉय में जी, क्या डायलॉग लिखे, क्या खूबसूरत डायलॉग। आपको लग ही नहीं सकता कि असलम का लड़का या असलम का आदमी, असलम का ड्राइवर नहीं बोल रहे, परफेक्ट। तो अब अच्छे डायलॉग की जो परिभाषा है, डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब इसमें आप अगर दीवार के और त्रिशूल के डायलॉग ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। लेकिन ये इनका अपना एक गुण है, ये बिल्कुल रियल है और आपके दिल पे असर भी करते हैं। इस चक्कर में कुछ खराब काम भी हो रहा है, बल्कि ज्यादा खराब काम हो रहा है, कुछ अच्छा। तो पहले भी ऐसा ही था, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी वो वाला एक रेशो था। नहीं, फिर भी क्या, सॉरी टू इंटरप्ट, फिर भी क्या वजह है कि हमको अदब से लेकर सिनेमा तक, और यहाँ तो अब जाती जिंदगी में भी, गुजरा हुआ दौर ज्यादा सुनहरा लगता है? गुजरा हुआ दौर हमेशा सुनहरा लगता है, ये कौन सी नई बात है। जब हम उस दौर में थे तो आपका क्या ख्याल है कि वो पिछला दौर ज्यादा सुनहरा नहीं लगता था? हमेशा गोल्डन एज कभी प्रेजेंट एज नहीं होती है। आप जरा रुक जाइए 20-25 साल, अब देखिएगा इस जमाने के बारे में क्या बातें होंगी। साहब एक बात है, क्या फिल्में बनी है, बाकी तो भूल जाएंगे, कचरा पिक्चर थोड़ी याद रहने वाली है, ये याद रहेगी और काम में। तो तरीका चेंज हो रहा है, अब वो ड्रामेटिक और मेलो ड्रामेटिक एटीट्यूड नहीं रहा है। तो ऐसा सोचना कि आज कुछ कमतर काम, जहां मुझे गम है वो है गानों में। अच्छा, उसमें जो एस्थेटिक वैल्यू होती थी 50s, 60s, 70s के, आप बी ग्रेड पिक्चर ले लीजिए, सी ग्रेड पिक्चर ले लीजिए, उसमें भी गाने में जो एस्थेटिक्स थी वो आज आपको फिल्म के गानों में नहीं। वजह क्या है? अब आप फिल्म वालों को ब्लेम करे, म्यूजिक डायरेक्टर्स को ब्लेम करे, राइटर को डायरेक्टर कर लीजिए, लेकिन हकीकत इससे बड़ी है। हकीकत ये है कि समाज में जबान नहीं रही, लैंग्वेज नहीं रही। पोइट्री जो है, आम बच्चे बच्ची को पोइट्री का शौक तो अब हो गया है जी। अब आप जाते हैं, आप देखते होंगे, मैंने भी नोट किया है कि ये जो बड़े बड़े वो होते हैं पोइट्री रिसाइटल्स के फंक्शन, वो यंगस्टर से भरे होते हैं, यंग क्राउड आ रहा है, यंग क्राउड आता है, बोयहज आता है, मेजॉरिटी उसकी होती है। लेकिन उन बेचारों को, उनको शौक है, मैं उन्हें बचपन में सिखाया नहीं गया कुछ, उन्हें ये नहीं मालूम कि आप उनसे कहिए कि हाँ इस शेर में असल में शिकस्त नारवा थी, पूछिए शिकस्त नारवा क्या होती है, ये इसमें सख्ता आ गया है, यहाँ लिफ गिरा, उन्हें थोड़ी मालूम है, उन्हें नहीं पता। तो उनको
टेक्निक नहीं पता, उन्हें बचपन से ट्रेन नहीं हुए हैं पोइट्री में जो हम आप हुए थे। तो अब ये सब जो चीजें हैं तो अब कैसे सिखाएं उन्हें? वो तो बेचारे खुद ही कोशिश कर रहे हैं सीखने की, कर रहे हैं, उनका शौक है, मगर हमने उन्हें लेट डाउन किया। हमारी जो जनरेशन थी उसने जो हमारा जो कल्चर हमें मिला था, जो धरोहर हमें मिला था, वो हमने अपने बच्चों के हवाले नहीं किया। इसलिए हम ये चाह रहे थे कि हमारा बच्चा है तो इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, पैसा कमाए, और हर काम जो पैसे के बगैर का है वो बेकार है। ये हमने अपने बच्चों को सिखाया। ये तो उनकी शराफत है कि फिर भी आज वो आर्ट को, म्यूजिक को, पोइट्री को ढूंढ रहे हैं। कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी? तो उम्र के इस पड़ाव पर आपको अपने इस शेर का जवाब मिला। अजीब है जिंदगी। होता क्या है कि जब आप शुरू करते हैं तो आप में जज्बा शदीद होता है और अक्ल कम होती है। वक्त के साथ आपकी अक्ल बढ़ती चली जाती है और जज्बा कम होता जाता है। आप चाहे जिंदगी लीजिए या आर्ट लीजिए। जब आपने शायरी शुरू की तो साहब क्या सौती तासुर क्या है, ये लफ्ज़ सही, नशिस्त बर्खास्त इनकी बिल्कुल सही हुई कि नहीं हुई है, वगैरह वगैरह, ऐसी बातें, बहुत सारी बातें आपको नहीं मालूम होंगी, मुझे भी नहीं मालूम थी। लेकिन जोश था, एक जज्बा, एक इमोशन स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे आपका टेक्निक जो है और फैंटेसी, आपका आर्ट और आपकी जिंदगी दो चीजों में बटे हुए हैं और दोनों की जरूरत है। और अजीब बात यह है कि दोनों एक दूसरे से मुखालिफ है। क्या बात? और दोनों की जरूरत एक ही वक्त में। आप एक तरफ पोएट्री लिख रहे हैं, आपको इमोशन चाहिए, आपको फैंटेसी चाहिए, कल्पना, सपने, ख्वाब, दर्द, यादें। दूसरी तरफ एक क्राफ्टमैन है, ये मीटर करेक्ट है इसके लिए, इसी मीटर में लिखो तुम, देखो इसमें तुमको काफिये सही मिल जाएंगे। वो जो दूसरा तुम सोच रहे हो ना जमीन, उसमें काफिये कम है, 4 शेर के बाद तुम्हें काफिये का प्रॉब्लम हो जाएगा। काफिये नहीं है उसमें, इसमें है, इधर आ जाओ तुम। ये नन क्या, ये नन पाबंद मत लिखो, ये फ्री वर्स में लिखो, इसलिए कि उसमें तुम्हें ज्यादा इसको, अब ये समझना है। अब आप इधर जज्बात में डूबे हो, सेम आदमी जज्बात में डूबा है, फील कर रहा है और वो लिख रहा है, अरे रे इधर मत जाना, ये आगे रास्ता बंद है, ये बंद गली है, इसमें मत एंटर हो, तुम उधर जाओ, तो ये उधर चला जाता। तो जो आदमी होशियारी से काम को देख रहा है, वो चाहे पेंटिंग बन रही हो या गजल लिखी जा रही हो, नज्म लिखी जा रही हो या एक्टिंग की जा रही हो, उसमें एक तरफ तो वारफ्तगी है, एक सेल्फ फॉरगेटफुलनेस है, डूब गए आप उस काम में। दूसरी तरफ उसी दिमाग के अंदर एक है कोई जो आपको करेक्ट रास्ता बता रहा है, नहीं ये नहीं करो, ये करना, ये ज्यादा होशियारी का काम। ये साथ में हो रहा है, जिंदगी में भी यही होता है। मगर दुख की क्या बात है कि चाहे वो आपकी शायरी हो, चाहे आपकी पेंटिंग हो या लाइफ, वक्त के साथ ये जो जज्बा है, ये जो इमोशन है, ये थोड़ा सा मध्यम पड़ने लगता है और ये हावी होने लगता है। क्या बात है। तो कुछ खोता है। बधाई सब आपको मिल रहा है लेकिन कुछ खो रहा है, जिसकी खबर किसी और को हो ना हो, आपको है। तो ये एक संभाल के रखना कि भाई क्राफ्ट, जिंदगी की भी एक क्राफ्ट है, किससे कितने ताल्लुकात रखने, नहीं रखने, किससे क्या बात कहो, ये बात वहां ना कहो, ये बात कहो तो यूं कहो, ये सब चीजें हैं। और ये आपको अगर नहीं आती है तो कोई तारीफ की बात नहीं है, ये बुरी बात है, आपको आना चाहिए। लेकिन अगर ये सारी समझदारी और शऊर आप में, तो इसके मतलब नहीं है कि आप कठोर हो जाए, आप यकीनन चालाक हो जाए, आप एक्सप्लॉयटेटिव हो जाए, लोगों का इस्तेसाल करने लगे, शतरंज समझने लगे जिंदगी को। वो भी ठीक चीज नहीं है। जब तक आप लोगों से मोहब्बत नहीं करते, जब तक आप उनके लिए आपके दिल में कोई कुर्बानी देने की ख्वाहिश नहीं है, जब तक आप किसी जज्बे से, जिसमें शायद नुकसान भी हो सकता है, उससे मुतासिर होने को तैयार हैं, तब तक आप जी रहे हैं, वरना आप धीरे धीरे मशीन बन जाएंगे। लेकिन यह भी जरूरी है, वो बात क्या है कि गालिब की जबान में कहें तो सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी,
ये चारों चीजें भैया एक साथ चाहिए। इनमें से कोई भी अगर कम पड़ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर चॉइस ही है कि भाई एक तो कम पड़नी है, तो मैं कहूंगा कि पुरकारी कम पड़ जाए, सादगी ना कम, साथ में होशियारी कम पड़ जाए, बेखुदी ना कम पड़े। क्या लेकिन बेहतर ये है कि दोनों ना कम पड़े। इसलिए कि फिर होगा क्या कि आप अपने को तबाह कर लेंगे, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। तो अब मतलब एक बैलेंस रहे। अब आप मजाज है कि इस तरह के जॉन इलिया हैं, ये वो थे जिन्होंने वो क्राफ्ट डेवलप नहीं की। इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी, फितने अक्ल से बेजार हूं मैं, ये मजाज का शेर है। नहीं भाई, फितने अक्ल भी चाहिए और इश्क भी चाहिए। क्या बात है। तो कभी कभी ये एहसास हमको होता है कि हम पे इतनी वक्त से, हालात ने, हमारी अपने काम से जो धूल उड़ी है, हम जो तगोदो कर रहे हैं उससे भी धूल उड़ती है ना, वो हम पे आके जमती रहती है। तो कभी कभी बाद में फिर अगर ज़मीर के आईने में सूरत देखो तो ऐसा लगता है यार तो बहुत मैली हो गई है, तो ये बात ठीक नहीं है। तो फिर मुंह धो किसी तरह से, चाहे अश्क नदामत से या किसी और तरकीब से। लेकिन जज्बा भी चाहिए और शऊर भी चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि शऊर तो आ गया है या शायद आ रहा है, लेकिन जज्बा कितना आ रहा है, ये बात। शबाना जी के बारे में आपने कहा था कि हमारी दोस्ती इतनी पक्की है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इतनी खूबसूरत बात और इतनी मुकम्मल बात के बाद शबाना जी पर जो आपकी नज्म है, वो शबाना जी पे नज्म सुना देता हूँ मैं आपको। दोनों इतने मसरूफ रहते हैं और दोनों इतना, अब ये तो खैर ये पेंडेमिक की वजह से पिछले 1.5 साल से कुछ सफ़र बहुत कम हो गया है, वरना मुस्तकिल सफ़र में, हाँ सफ़र में होते हैं। 2-3 बार महीने में वो कहीं जाती है, 1 दिन 2 दिन तो फंक्शन पे जाते, 2-3 बार मैं जाता हूँ। तो होता ये है कि कभी कभार एयरपोर्ट पे मुलाकात होती, मैं आ रहा हूँ, जा रही है, ये तमाशा रहता है। तो ये पिछले 2 बरस में हम लोग जितना एक साथ रहे हैं मुस्तकिल, इतने तो हम बाकी के 30-32 साल नहीं रहे भाई। तो ये अभी हुआ है, ये कोरोना ने हमको एक कर दिया बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये नज्म उससे पहले की है, जब कोरोना नहीं आया था, तब उस जमाने की है। या दिन के हंगामे ये जब देखो सफर करना, यहाँ जाना वहां जाना, इसे मिलना उसे मिलना, हमारे सारे लम्हे ऐसे लगते हैं कि जैसे ट्रेन के चलने से पहले रेलवे स्टेशनों पर जल्दी जल्दी अपने डब्बे ढूंढते कोई मुसाफिर हो। क्या बात है। हमारे सारे लम्हे ऐसे लगते हैं कि जैसे ट्रेन के चलने से पहले रेलवे स्टेशनों पर जल्दी जल्दी अपने डब्बे ढूंढते कोई मुसाफिर हों, जिन्हें कब सांस भी लेने की मोहलत है। कभी लगता है तुमको मुझसे, मुझको तुमसे मिलने का ख्याल आए, कहाँ इतनी भी फुर्सत है। मगर जब संग दिल दुनिया मेरा दिल तोड़ती है, तो कोई उम्मीद चलते चलते जब मुंह मोड़ती है, तो कभी कोई खुशी का फूल जब इस दिल में खिलता है, कभी जब मुझको अपने जहन से कोई ख्याल इनाम मिलता है, कभी जब एक तमन्ना पूरी होने से ये दिल खाली सा होता है, कभी जब दर्द आके पलकों पे मोती पे रोता है, तो ये एहसास होता है। खुशी हो, गम हो, हैरत हो, कोई जज्बा हो, इसमें जब कहीं एक मोड़ आए तो वहाँ पल भर को सारी दुनिया पीछे छूट जाती है। वहाँ पल भर को इस कठपुतली जैसी जिंदगी की डोरी डोरी टूट जाती है। मुझे उस मोड़ पर बस एक तुम्हारी ही जरूरत है। क्या कहने। मगर ये जिंदगी की खूबसूरत एक हकीकत है कि मेरी राह में जब ऐसा कोई मोड़ आया है, तो हर एक मोड़ पर मैंने तुम्हें हमराह पाया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका कि आपने इतना वक्त निकाला बज़्म खास के इस खास। नहीं साहब, मैं बज़्म खास को मुबारकबाद देता हूँ। ये बड़ा अपने सिलसिला आलोक साहब बहुत उम्दा शुरू किया है, और जो लोग इसके मुंतज़मीन हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, मेरी तरफ से आप उनको भी मुबारकबाद दीजिएगा। वेद गुप्ता साहब, तो आप मेरी ये पैगाम उन तक पहुँचा दें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और इससे ये होगा कि एक बेतकल्लुफ़ अंदाज में जब शायर और अदीब इस तरह की बातें करेंगे, तो वो लोग जिनकी कभी मुलाकात ही नहीं होती इनसे, उन तक ये बातें पहुँचेंगी। और मुझे यकीन है कि ये बातें जो हैं कुछ ना कुछ रंग लाएंगी। खुशी की बात। बहुत बहुत शुक्रिया।